अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 7B को ही कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 7B बेस करती है एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पे। इससे पहले जो प्रीवियस 2 वीडियोस थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिए थे। पार्ट 1 की वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल में कॉन्सेप्ट देखा कि एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या क्या हैं, कैसे ये इंजीनियरिंग के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ होती हैं, कैसे राइट एंगल ट्रायंगल की शेप जब भी बनती है तो अननोन साइड चाहे वो हाइपोटेन्यूस हो, चाहे परपेंडिकुलर, चाहे बेस, हम उनको फाइंड कर सकते हैं। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक ये देखा कि डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम हमारे सामने आती हैं, जब उनका स्केच बनाते हैं हम माइंड में। कुछ क्वेश्चंस में हमें डायग्राम जो फिगर है वो ड्रॉ करके दी हुई थी, कुछ में हमने खुद जो है वो फिगर ड्रॉ की, अपने माइंड में वो स्केच बनाया कि क्या चीज़ हमसे अननोन पूछी जा रही है, और हमने देखा कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, और फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अगर तो वो वीडियो आप देखते आ रहे हैं तो फिर तो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 सॉल्व करना बहुत ईजी है। अगर नहीं तो आई विल सजेस्ट कि पहले आप वो वीडियो देख लें, फिर आगे कंटिन्यू करें ताकि आपको क्वेश्चन आगे वाले भी समझ आ सके। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। अ स्ट्रेट पोल पी आर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल एम क्यू। एक पोल है आपके पास, पी आर नजर आ रहा है आपके पास ड्रॉ हुआ फिगर, इसीलिए मैंने वही बुक वाली पेश कर दी है। कहता है ये जो पोल है ये लीन कर रहा है, एक वर्टिकल वॉल है एम क्यू उसके अगेंस्ट। गिवन दैट पी क्यू इज इक्वल टू 4.2 मीटर एंड आर क्यू इज इक्वल टू 1.1 मीटर। ड्रॉ भी उसने वहाँ पे बना के भी दिखा दिया आपको फिगर के अंदर, और यहाँ पे लिख भी दिया कि उनकी लेंथ कितनी है। फिर कहता है, ये तो फर्स्ट पार्ट था आपके पास, फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल। वो जो पोल लगा हुआ है उसकी आपको, वर्टिकल पोल जो है उसकी आपको लेंथ फाइंड करनी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इजी है। नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कहता है अपर एंड ऑफ द पोल स्लाइड्स डाउन, क्योंकि बताया था कि लीन कर रहा है, रखा हुआ है, तो वो स्लाइड नीचे की तरफ कर सकता है। अब वो जो पोल है वो स्लाइड करते हुए पी से थोड़ा सा नीचे आके 0.9 मीटर जब वो नीचे आया तो एक्स पॉइंट पे आ गया। अब जब वो एक्स पॉइंट पे आया तो पोल की जो बेस है उसने भी पॉइंट आर से पॉइंट वाई की तरफ मूव किया, यानी शुरू में वर्टिकल पोल ये था पी आर, ये जो वर्टिकल वॉल के साथ खड़ा था। अब जब इसको नेक्स्ट पार्ट में जब थोड़ा सा स्लाइड करके नीचे पॉइंट एक्स पे आया तो ऑटोमेटिकली इसका जो यहाँ से आर है ये वाई पे चला गया। ये आपको कहना है कि जो पॉइंट है वो ये। अब आपसे एक आ जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस। अब यहाँ पे आपको लोअर एंड हैज स्लिड अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जो अपनी पोजीशन से ही इसने ये आगे मूव किया है, ये फाइंड करना है आपको। ये वाई आर कितना है, बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर 9 अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर सॉल्व किया था वैसा ही क्वेश्चन है। आपको जस्ट ये करना है कि क्वेश्चन को समझते हुए ट्रायंगल ड्रॉ करनी है कि कौन सी ट्रायंगल के अंदर आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी। तो सोल्यूशन देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो चीज़ फाइंड करनी है, पार्ट 1 का सोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा ईजी है कि आपको गिवन दैट दे दिया गया 90 डिग्री का एंगल बनता है। इस फिगर की बात कर रहा हूँ, पी फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइंड में अपने बनाना। पी क्यू आर इन ट्राइंगल पी क्यू आर। आई होप जितना भी अभी तक क्वेश्चन था, मैं इसलिए कहता हूँ कि आप वो कंटिन्यू करते आएँ तो फिर आपको ये बात समझना मुश्किल नहीं होती कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री का एंगल, पैथागोरस थ्योरम को हम यूज़ कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखें 90 डिग्री के सामने कौन है, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस का नाम क्या बनता है, पी से लेके आर तक, इस लाइन की बात कर रहा हूँ, ये जो पोल है आपका, ठीक है। इस पी आर की वैल्यू आपने फाइंड करनी है ना, तो ये लेंथ ऑफ दी जो पोल है, गिवन दैट लेंथ ऑफ पोल यही बनती है पी आर, ये हाइपोटेन्यूस है। तो हाइपोटेन्यूस पी आर आपके पास अननोन हो जाएगा जो कि लेंथ ऑफ पोल है, और ये इक्वल होगा परपेंडिकुलर और बेस के। परपेंडिकुलर कितनी बनती है, ये पूरी लाइन P से लेके Q तक, अगर ये पूरी लाइन उसने ड्रॉ करके दी हुई है कितनी बनती है 4.2। बड़ा आसान है, आपके सामने स्केच पूरा ड्रॉ हुआ है, फिगर के अंदर वैल्यूज लिखी हुई हैं, जस्ट आपको ऐड सब्ट्रैक्ट। और यहाँ पे बेस कितनी है 1.1। तो पार्ट 1 तो बहुत ईजी हो गया। जस्ट आपको स्क्वायर ओपन करें, कैलकुलेटर आपको अलाउड है, कैलकुलेटर यहाँ पे ले आए, इसमें वैल्यूज़ को पुट करें। फर्स्ट वैल्यू है 4.2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 17.64 प्लस 1.1 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 1.1 का स्क्वायर 1.21। इसको ऐड कर लें 17.64, आपके पास आंसर आता है 18.85। और इस तरफ आपका ये जो स्क्वायर था ये चलता रहा एज इट इज़। तो जो अननोन है पोल की लेंथ पी आर, उसका स्क्वायर चलता रहा। क्या हमें स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए था, बिल्कुल नहीं। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर और आपस में स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाते हैं। 18.85 का जो आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, दिस इम्प्लाइज कि जो पी आर है, जो लेंथ ऑफ पोल है आपके पास, वो आती है 4.34, और यूनिट क्या था इसका, मीटर। तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत ज़्यादा इजी था कि आपको लेंथ ऑफ पोल फाइंड करनी थी, पी से लेके आर तक, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, आपके पास वैल्यू आ गई। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नेक्स्ट। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को यहाँ से मैं रेज कर लेता हूँ।
बिकॉज अब आपका ट्रायंगल जो है वो चेंज हो जाएगी। अप्लाई आपने पाइथागोरस थ्योरम ही करना होगा अभी भी, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री का एंगल बना हुआ आपके सामने नजर आ रहा है। अब आप पी आर को फाइंड कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट देखें, सेकंड पार्ट, द अपर एंड ऑफ द पोल स्लाइड। मैंने बताया ये पॉइंट पी स्लाइड हो गया किस पे आ गया, पॉइंट एक्स पे, और ये आर जो है ये यहाँ से यहाँ चला गया। नहीं, अब आपकी जो ट्रायंगल बनती है अगर मैं ड्रॉ करूँ तो वो ये यहाँ से ये इसकी बेस और ये आपकी वर्टिकल लाइन, ये आपकी अब ट्रायंगल है। तो अब जब मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल एक्स क्यू वाई, एक्स क्यू क्यू क्योंकि उस पे एंगल बन रहा है, और वाई, एक्स क्यू वाई में 90 डिग्री के सामने ये जो साइड है ये आपकी हाइपोटेन्यूस है। क्या ये आपको पता है? नहीं, ये आपको नहीं पता। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या पोल की लेंथ चेंज होगी, उसने बताया नहीं था हमें, लेकिन जो हमारे पास पी आर की वैल्यू जो लेंथ पोल, मतलब जस्ट ये हुआ ना कि पोल जस्ट लीन किया है पॉइंट पी से पॉइंट एक्स पे, क्या वो जो उसने जो उसके इस पॉइंट के अंदर जब उसने वो उसका स्लाइड हुई तो क्या पोल की लेंथ चेंज हो गई? नहीं। तो जो उसकी लेंथ थी 4.34 वो सेम रहेगी, यानी हाइपोटेन्यूस की वैल्यू नज़र तो नहीं आ रही आपको लिखी हुई, लेकिन क्योंकि जो पोल पी आर है वही पोल आपका पी एक्स और वाई के अंदर भी है, तो 4.34 हमारे पास हाइपोटेन्यूस जो है यहाँ पे हमें नाउन है। ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा यहाँ पॉइंट था, ये क्लियर होना चाहिए था आपको। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है कि आपने अब यहाँ पे एक्स क्यू, क्या ये पता है? बिल्कुल पता है। अगर 4.2 से ये 0.9 आप माइनस करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली क्या चीज़ आ जाएगी, आपके पास ये एक्स क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो 4.2 में से 0.9 माइनस करने का मतलब ये हुआ कि आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3.3 मीटर। करके आप चेक भी कर सकते हैं, 4.2 में से 2 यहाँ से जाएंगे और फिर 7, तो 3.3 आपके पास वैल्यू आती है। अब इस 3.3 को जब आप यहाँ यूज़ करेंगे, अब आपको यहाँ से ये चीज़ नहीं पता, ये y और ये q, इस पूरे के लिए अननोन आप देखेंगे पहले, और जब आंसर आ जाएगा उसको बाद में आप माइनस कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तरह देखें आप क्या लिखेंगे, इन एक्स क्यू वाई आपके पास जो हाइपोटेन्यूस बनती है उसकी वैल्यू आपको पता है, आप लिखें 4.34 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 3.3 इसका स्क्वायर प्लस बेस, ये आपके पास y से लेके q तक, ये आपको नहीं पता, इसको आप अननोन रखें अपने पास, उसकी वैल्यू फाइंड कर लें। कैलकुलेटर अगेन आपको अलाउड है, आप उसको यहाँ पे ले आएँ। 4.34 जो पहला नंबर है इसका स्क्वायर ले लें, आपके पास आंसर आ जाएगा 18.83 इज इक्वल टू 3.3 का स्क्वायर ले लें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10.89, और यहाँ पे रह जाएगा वाई क्यू का स्क्वायर। अब ये वैल्यू जो यहाँ पे ऐड हो रही है वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 18.83 में से माइनस करें 10.89, वैल्यू आ जाएगी 7.94 इज इक्वल टू वाई क्यू का स्क्वायर। क्या आपको वाई क्यू का स्क्वायर चाहिए? नहीं, आपको तो सिंपल वाई क्यू की लेंथ चाहिए। स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 7.94 जो आपके पास वैल्यू आती है इसका जो स्क्वायर रूट लेंगे ये आपके पास आ जाएगा 2.81 इज इक्वल टू वाई क्यू, और ये किस में आएगा? मीटर में। बिकॉज यूनिट क्या था? मीटर। अब आपने फोकस करना है कि मैं वाई क्यू किसकी बात कर रहा हूँ, इस पूरी की, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरी लाइन है ये कितनी आ गई आपके पास? 2.81 मीटर। अब ज़रा इस क्वेश्चन को अगर मैं रेज़ करूँ, मैं इसको यहीं पे रखता हूँ कैलकुलेटर को, और ये मैं चीज़ यहाँ से रेज़ कर देता हूँ, बिकॉज अब आप ये काम कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना है जो आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको चाहिए क्या था, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था कैलकुलेट वाई आर, ये स्मॉल सी जो लाइन है ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी आपको लेंथ चाहिए। तो अभी आपने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कि जब आपके पास पूरी लेंथ जो है आपके पास उसकी वैल्यू पता हो, ये छोटा सा जो पोर्शन है ये भी आपको पता है, तो वाई आर फाइंड करना बहुत ईजी है। नाउ वाई आर जो आपके पास वैल्यू बनती है वो क्या आ जाएगी? वाई आर जो लेंथ है ये पूरी वैल्यू वाई क्यू में से माइनस करने से आएगी ये आर क्यू। ये बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई बड़ी लेंथ आपके पास हो, उसकी पूरी आपको लेंथ पता है, उसका एक स्मॉल पोर्शन पता है, तो बाकी जो है वो इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। क्लास इवन प्राइमरी लेवल से आप ये काम करते आ रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वाई क्यू अभी आपने फाइंड किया 2.81, इसमें से माइनस करेंगे 1.1, तो कैलकुलेटर आपके पास है 2.81 में से माइनस करें 1.1, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1.71, और यूनिट क्या आ जाएगा? 7 मीटर। ये आपके पास वो वाई आर की वैल्यू है जो आपके लिए क्वेश्चन के अंदर अननोन थी। इसको यहाँ पे आप क्रॉस करके दोबारा क्वेश्चन एक दफ़ा देख लें। फिगर आपके सामने ड्रॉ हुई थी, एक वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट एक पोल जो था वो लीन कर रहा था। पहले उसके शुरू में हमने पोल की लेंथ फाइंड की कि वो पोल कितना है, और फिर देखा कि जब वो पोल स्लाइड करता है नीचे की तरफ एक नेव पॉइंट पैदा, तो हमने ये बात बड़ी इंटरेस्टिंगली यहाँ पे देखी कि वो पोल की लेंथ तो चेंज नहीं होती, वो तो सेम ही है। तो इसीलिए वो हमने सेम लेंथ जो फर्स्ट पार्ट में फाइंड की थी उसको सेकंड पार्ट में यूज़ करते हुए हमारे पास जो अननोन था वाई आर, उसकी वैल्यू को फाइंड किया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
Question number 11. A campsite in the shape of a rectangle FGHI has sides 3x plus 6 meter and x plus 1 meter and the length of the diagonal is 4x plus 1 meter. फाइंड द एरिया ऑफ द कैंप साइट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ आपके लिए ये है कि आपकी कोई भी वैल्यू नंबर की फॉर्म में नहीं बल्कि लीनियर एक्सप्रेशन की फॉर्म में है। यानी आपके पास एक रेक्टेंगल के अंदर आपको ये तो पता है कि 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। दैट मीन अगर आप इस साइड से देखें तब भी आपका ये हाइपोटेन्यूस है और आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई यहाँ पे हो सकता है। सिमिलरली यहाँ भी अगर आप देखें तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है। लेकिन एट द एंड आपसे पूछा क्या गया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ये आपके पास फार्मूला होता है। लेकिन एरिया से पहले आपको ये चीज़ तो पता हो कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो नंबर की फॉर्म में कैसे आएंगी। वो तब आएंगे जब आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ से जो एक्स की वैल्यू है अननोन वो फाइंड कर लेंगे, फिर आप एरिया की तरफ आ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हुए, क्योंकि फिगर ड्रॉ हुई है तो हम बड़ा ईजिली कह सकते हैं इन ट्रायंगल, अब ये नाम उसने दिए हुए हैं FGHI, तो FIH वाली ट्रायंगल लें तब भी आपके पास सेम है कि ये हाइपोटेन्यूस है 90 के सामने बन रहा, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर कह लें, इसको बेस कह लें, वैल्यू सबकी सेम होगी। चाहे इस ट्रायंगल को देखें तब भी हाइपोटेन्यूस सेम है। जिस भी ट्रायंगल को लेंगे, मैं लिख लेता हूँ इन ट्रायंगल FIH यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है, यानी जो लार्जर साइड है 90 डिग्री के सामने उसका स्क्वायर, वो साइड यहाँ पे कौन सी है, जो डायगोनल है, तो 4x प्लस 1 बिकॉज 90 डिग्री के सामने है, इसका स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ये दूसरी साइड कौन सी है 3x प्लस 6, क्योंकि हमें बेसिक बात ये पता है कि अगर ये साइड 3x प्लस 6 है तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या होगी, ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ के अंदर आता है कि ये साइड सेम होती हैं। ये x प्लस 1 तो ये भी क्या होगी x प्लस 1। कुछ स्टूडेंट को डिफिकल्टी इसमें आ रही हो कि मैं क्यों लिख रहा हूँ, तो ये बात इसलिए लिखी गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप बड़ा इजी है कि एक तो इसका स्क्वायर ओपन कर लें। अब 4x प्लस 1 का स्क्वायर जब ओपन होगा तो यहाँ पे आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ मैं, देखें ना ये a है और ये आपका b है। सिमिलरली ये a है, ये b है, ये a है और ये b, तो आपने a प्लस बी का स्क्वायर। अब कुछ क्वेश्चंस के अंदर आके सारी चीज़ें एक साथ यूज़ हो रही है, फार्मूला भी यूज़ हो रहा है, आइडेंटिटी भी यूज़ हो रही है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। सो ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे हम इन क्वेश्चंस पे। तो 4x का मतलब है a का स्क्वायर, a यहाँ पे 4x था, प्लस 2 इंटू a क्या है 4x, b क्या है 1, प्लस लास्ट में ये 1 का स्क्वायर। और ये मैंने क्यों ओपन किया, बिकॉज स्क्वायर को ओपन करने का कोई और मेथड नहीं था। सिमिलरली x प्लस 1 का स्क्वायर, x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b और लास्ट में 1 का स्क्वायर। अभी ये किसको ओपन किया है, x प्लस 1 को। यहाँ से मैं ये रेस कर रहा हूँ क्योंकि आप इस बात को पहले देख चुके हैं। ये भी आप अभी रेस कर लें, इसको नहीं चाहिए, अभी आप क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे। अब 3x प्लस 6 ओपन होने जा रहा है, तो 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 6 और लास्ट में 6 का स्क्वायर। अगेन क्वेश्चन को समझ लें, आइडेंटिटी अप्लाई हुई है, ये आपकी a टर्म है, ये b, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसमें भी देखें तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फिर यहाँ लास्ट में यानी तीनों स्क्वायर ओपन करके आइडेंटिटी अप्लाई किया हमने। इसको ओपन करें, 4 का स्क्वायर 16 साथ में x स्क्वायर प्लस 2 4s are 8 x एज इट इज़, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम ही रहता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 x से मल्टीप्लाई हो 1 से मल्टीप्लाई हो सेम ही रहेगा, 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। नंबर का स्क्वायर 3 3s are 9, x के ऊपर अलग से स्क्वायर आ जाएगा बिकॉज वेरिएबल पे स्क्वायर अलग से लिखा जाता है। ये सारा कुछ आपने पहले किया हुआ है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। 2 3s are 6, 6 6s are 36 और साथ में आ जाएगा x और लास्ट में 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। अब आपको क्या करना है, अब आप इनको सॉल्व करें, सारी चीज़ें एक तरफ ले आए ताकि आपके पास टर्म्स जो हैं वो सारी एक तरफ आ जाए। क्या लिखा जाएगा, 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। ये अब सारी इक्वेशन का बेसिक रूल, इधर से सारी टर्म्स उठा के वहाँ ले जाए तो इनके साइन हो जाएंगे चेंज। ये एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 2x माइनस का 2x प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 9x स्क्वायर माइनस का 9x स्क्वायर माइनस का 36x और माइनस का 36 और ये किसके इक्वल होगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको सॉल्व करें, 16x स्क्वायर में से ये वाला x स्क्वायर माइनस करें, यानी लाइक टर्म्स को देखें ना, 16x स्क्वायर और 9x स्क्वायर, ये लाइक टर्म्स थी। 16 में से x स्क्वायर गए 15 बचा, 15 में से 9 गए तो कितना बचता है आपके पास, 15 में से 9 जाएं तो आपके पास पीछे बचता है 6x स्क्वायर, तो आप लिख लेंगे 6x स्क्वायर। अब दूसरी लाइक टर्म कौन है, 8x 2x 36x, 8x में से 2x गए कितना बचा 6x प्लस का 6x और 36x प्लस माइनस माइनस
36 में 6 में आगे पीछे कितना बचेगा 30, तो माइनस का 30x, ये क्वेश्चन आ गया, मतलब आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में। और लास्ट में जो नंबर रह गए +1 -1 0, वो तो कैंसिल हो गया, -36, तो दैट मीन इन टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद जैसे आप ब्लैक टर्म्स में करते थे इक्वल टू 0। यानी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा डिफिकल्ट भी दिखने में लगता है लेकिन मुश्किल नहीं है। आपको जस्ट कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, ट्रायंगल को देके पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया आपने, जब पाइथागोरस आइडेंटिटी ओपन की आपने, ये आपके पास सिंप्लीफाइड जो आंसर आया वो क्या आ गया 6x² - 30x - 36। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। इससे पहले जितने भी आपके चैप्टर्स थे मैंने खुद भी आपको सॉल्व कराए, वीडियोस बनी हुई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में हम वैल्यूज़ डिफरेंट तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक तो मिड टर्म ब्रेक करके वैल्यू आ सकती है, एक आप उसके फैक्टर्स बना लेंगे, डिफरेंट आपके पास मेथड्स हैं। अब मैं यहाँ से ये सब कुछ रेज करने का मतलब ये है कि अब यहीं से क्वेश्चन का नेक्स्ट जो क्वेश्चन चलेगा वो यही कि मैं इस वैल्यू को यहाँ ज़रा ऊपर लिख लूँ पहले, ये 6x² - 30x - 36 = 0। ये आपके पास क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। अब देखें इसके नेक्स्ट क्या है। नाउ वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ x। आपको पता होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। अब जरा इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे 6 कॉमन निकल रहा है, यानी 6x² - 30 माइनस, तो यहाँ से 6 कॉमन ले लें। ये सारी वो बातें जो आपने इससे पहले की हुई हैं, यहाँ 5x आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा इक्वल टू 0। ये वाला 6 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे जो आपकी ये एक्सप्रेशन रह जाएगी, जो इक्वेशन रह जाएगी वो रह जाएगी x² - 5x - 6 = 0 डिवाइड बाय 6 कितना होता है 0 ही होता है, तो वो कोई इशू नहीं है। आप दोबारा लिख लें x² - 5x - 6 = 0। ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी होती है, जहाँ कोई कोफिशिएंट ना हो। कोफिशिएंट कौन होता है 1, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 1 जब -6 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 × -6 कितना होता है -6। अब आपको ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 6 बने, प्लस माइनस करें तो 5 बने। वो नंबर आपके पास 6 और 1 नहीं है, यही नंबर है। कैसे, अगर आप प्लस का 1 क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज मुझे माइनस का 5 चाहिए, तो प्लस का 1 और माइनस का 6 अगर आपके पास हो, इन्हें मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 6 1 = 6, ये वाली बात पूरी हो रही है। ये आपको तरीका आता है ना, बिल्कुल बेसिक जो आपने पढ़ा हुआ है क्लास 7 के अंदर भी 8 के अंदर भी, कि कैसे आप मिड टर्म ब्रेक करते हैं। तो पहली बात कि प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करके -6 ये तो हो रहा है। अब प्लस माइनस ऐड करें, प्लस माइनस माइनस, बड़ी टर्म का साइन 6 में से 1 जाए तो माइनस का 5 आता है। दैट मीन ये वो फैक्टर है जो आपकी मिड टर्म को ब्रेक करे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखा करते थे, ये x² एज इट इज़ माइनस इस 5x की जगह ये 2 फैक्टर लिख लेंगे, बल्कि इसको +1x - 6x और लास्ट में -6 = 0। मिड टर्म ब्रेक करने से आपके पास इन दोनों में से कॉमन लिया, x कॉमन आया, अंदर रह गया x + 1, यहाँ से -6 कॉमन लिया, अंदर रह गया x, और बाय जब माइनस कॉमन लिया अंदर का साइन चेंज x + 1। जब दो ब्रैकेट सेम आ जाएं उन्हें हम एक बार लिखा करते थे, जो ब्रैकेट के बाहर था उसे एक बार लिखा करते थे। तो ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, x + 1 × x - 6 = 0। अब यहाँ बहुत ज़रूरी बात यह है कि जब आपकी दो ब्रैकेट ऐसे मल्टीप्लाई हो रही हो तो ये इक्वल टू 0 हो, तो अब आप क्या लिखेंगे, नाउ इस बात का मतलब ये है कि या तो x + 1 = 0 है, क्योंकि ब्रैकेट के दोनों ब्रैकेट है ना, या x - 6 = 0 है। दोनों ब्रैकेट्स जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो दोनों में से कोई एक ब्रैकेट तो इक्वल टू 0 है जो 0 कर रही है। तो ये बेसिक मैथ का एक रूल है जिसको हम यहाँ लिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर x + 1 में लिखता हूँ, यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा, दिस इम्प्लाइज, ये क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किए हुए हैं, x ये +1 वहाँ जाके -1 हो जाएगा, तो x = -1, एक ये वैल्यू आ गई x की। दूसरी वैल्यू ये x = माइनस का 6 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 0 + 6 6 होता है। एक वैल्यू x की आई -1, एक वैल्यू x की आई +6। अब आप यहाँ पे एक बात तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि एज वी आर टॉकिंग अबाउट रेक्टेंगल और ये x की वैल्यू -1 है, -1 कभी भी वैल्यू नहीं होती बिकॉज हम लेंथ फाइंड कर रहे हैं। वो मैं क्यों लिख रहा हूँ, यूजिंग दीज वैल्यूज़। यहाँ पे मैं पूरा ये क्वेश्चन आपको बताता हूँ, काफ़ी थोड़ा लेंथी हो रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट ज़रूरी है इसलिए इतना डिटेल में बता रहा हूँ मैं, कि नाउ इसको भी यहाँ से रेज कर लें बिकॉज आप ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद अब आपने क्या लिखना है, मतलब ये आपके पास लास्ट जो पॉइंट था, इसके बाद नेक्स्ट आपने लाइन यहाँ लिखनी है, यूजिंग बोथ वैल्यूज ऑफ x की जो दो वैल्यूज आई हैं। लेट सपोज ये आपकी ब्रेथ थी ना, गिवन ये जो एफ आई है इसकी वैल्यू दी हुई थी x + 1। इसमें अगर मैं यूज़ करता हूँ, यूज़ x = -1,
तो ये जब x प्लस वन में एफ आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ आई की जगह x की जगह मैंने -1 पुट कर दिया, ये +1 तो एज इट इज़ था, तो -1 + 1 0 हो जाएगा। क्या कभी रेक्टेंगल की लेंथ 0 हो सकती है? नो। एज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, या ब्रेड्थ भी लिख सकते हैं, जो लिखें, बात एक ही है, हमने तो कॉन्सेप्ट देखना है। एज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैन नेवर बी इक्वल टू 0, so we ignore x इज इक्वल टू -1। जो x इज इक्वल टू -1 वैल्यू आई है, क्योंकि ये हमारी बात को जस्टिफाई नहीं करी तो इसको हम इग्नोर कर देंगे या रिजेक्ट कर देंगे। ऐसा आप देखेंगे रियल लाइफ जब प्रॉब्लम आपके पास आती है कि आपके पास एक ही वैल्यू के डिफरेंट जब आंसर आते हैं जो वेरिएबल होता है, तो आप वो वैल्यू चूज करेंगे जो आपके जो सोल्यूशन को सेटिस्फाई करती है, यानी आपकी लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अब आप क्या, ये आपके पास लिखने के बाद मैं बार बार यही रेज कर रहा हूँ, अब आपने नेक्स्ट जो पॉइंट लिखना है यहीं पे लिखेंगे। जब आपने जब एक वैल्यू को रिजेक्ट कर दिया है तो दूसरी वैल्यू क्या बचती है आपके पास, 6, यूजिंग x इज इक्वल टू 6। लेंथ मैंने कही हुई है, लेट सपोज एफ आई, चाहे तो आप इसको ब्रेड्थ भी कह लें, मैंने पहले बताया उसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। एफ आई की वैल्यू थी x प्लस 1, x की जगह मैंने क्या वैल्यू पुट कर दी, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7, और यूनिट क्या था, मीटर। तो लेंथ आपकी आ गई 7 मीटर। एक चीज़ आपको मिल गई, ब्रेड्थ आपके पास, लेट सपोज उसका नाम मैंने रखा हुआ है f से लेके g तक, एफ जी की वैल्यू क्या है, 3x प्लस 6। इसमें ज़रा x की वैल्यू पुट करें ना, 3 इंटू x की जगह x की वैल्यू मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, 6 प्लस 6, 3 6 ज़ार 18, 18 प्लस 6 इज इक्वल टू 24, यूनिट क्या है, 7 मीटर। तो ये आपके पास ब्रेड्थ आ गई। लेंथ भी आपके पास आ चुकी है, लेंथ आपके पास है 7 मीटर और ब्रेड्थ है आपके पास 24 मीटर। अब जब लेंथ और ब्रेड्थ आ चुकी है, अब आपका काम बहुत ज़्यादा इजी हो गया, क्योंकि शुरू में क्वेश्चन आपसे क्या था, फाइंड द एरिया ऑफ द कैंप साइट। अब आप लिखेंगे एरिया ऑफ कैंप साइट इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, एज लेंथ इज इक्वल टू 17 मीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 24 मीटर। तो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया कि एरिया इज इक्वल टू, कैलकुलेटर आपको अलाउड है, खुद से मल्टीप्लिकेशन करने के बजाय आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, 17 मल्टीप्लाई बाय 17, आई थिंक 7 है ये, क्योंकि आपने इसके जो मैंने ब्लॉक लगाया था ये लेंथ की वजह से था। अभी आप x प्लस 1 करेंगे तो ये 7 आता है, तो आप इसको लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 24 विच इज़ इक्वल टू 168। तो एरिया ऑफ कैंप साइड आपके पास आ जाएगा 168 मीटर, मीटर से मल्टीप्लाई हुआ मीटर स्क्वायर। अगेन एक दफ़ा पूरा क्वेश्चन दोबारा सुन लें। क्वेश्चन आपसे ये था, एक कैंप साइट है, वो आपके पास रेक्टेंगल की शेप के अंदर है, वैल्यूज़ आपको लीनियर एक्सप्रेशन की फॉर्म में दी गई। आपने देखा एक रेक्टेंगल जब आप उसको ब्रेक डाउन करते हैं डायगोनल ड्रॉ करके, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती हैं दो। उस राइट एंगल ट्रायंगल में एक आपका हाइपोटेन्यूस होता है, बाकी आपकी बेस और परपेंडिकुलर होता है। जब उनकी वैल्यूज़ आपने फाइंड की, आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, जिसमें आपके पास एक्स स्क्वायर और एक्स और वेरिएबल जो कांस्टेंट टर्म थी वो आई। आपने उसको सॉल्व किया, मिड टर्म ब्रेक की, आपके पास एक्स की वैल्यू आई जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जब एक्स की वैल्यू आएगी तो हम लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड कर सकते हैं। जब लेंथ और ब्रेड्थ हमारे पास आ गई तो फिर लास्ट में हमने क्या फाइंड कर लिया, एरिया। क्वेश्चन लेंथी ज़रूर है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज चलते रहें और क्वेश्चन को देखते रहें। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। Question number 12. A folded napkin has a triangular cross section of sides x centimeter, x plus 1 centimeter and x plus 2 centimeter. If one of the angles of the triangle is 90 degree, find the value of x. कहता है आपके पास एक नैपकिन था, आपने जब उसको फोल्ड किया तो वो एक ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन बनाता है। सिंपल लफ्जों में ये कि आपके पास ट्रायंगल शेप बन जाती है। उस ट्रायंगल के अंदर उसने खुद ही कह दिया कि एक एंगल जो है 90 डिग्री का है, यानी आपके पास कौन सी ट्रायंगल बनेगी, बहुत सिंपल है, 90 डिग्री। आपके पास खुद भी आपने नैपकिन यूज़ किया होगा, आप उसको अक्सर खुद ऐसे फोल्ड करते हैं जब पॉकेट में डालते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है सॉल्यूशन के अंदर आते हुए कि आपके पास एक नैपकिन को फोल्ड किया, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन बनी और ऐसी ट्रायंगल बनी जिसमें एक एंगल कितना 90 डिग्री। जब उसने ये बात लिखी फिर मैं ये फिगर ड्रॉ कर सकता हूँ कि यहाँ पे एक एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, इसको हम बेस कहते हैं और इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। अब हमारे पास एकदम क्वेश्चन किस स्केच में आ गया, 90 डिग्री का एंगल बनने से राइट एंगल ट्रायंगल बनी, हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये भी है कि उसने कहा है 3 साइड्स हैं, x प्लस 1 और x प्लस 2, तीनों सेंटीमीटर लिखे हुए हैं। अब आपके पास
क्वेश्चन तो ये है कि आप किस साइड को x कहेंगे, किसको x+1, किसको x+2 कहेंगे। यहाँ कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं अक्सर कहा करता हूँ कि स्टार्ट से वीडियोस का देखना बहुत ज़रूरी है, जहाँ मैंने बताया था कि बड़ी साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूस लार्जर साइड क्यों है, क्योंकि ये लार्जर एंगल के सामने बनती है। अगर तो वो देखते आए तो आपके लिए बहुत ईजी है यहाँ क्वेश्चन को समझना और इसको सॉल्व करना कि 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है ये लार्जर साइड होती है आपकी, क्योंकि ये लार्जर एंगल के सामने बनती है। यानी एक ट्रायंगल के अंदर 180 डिग्री का एंगल होता है, तो ये अगर 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये दो जो एंगल होंगे ये क्या होंगे, ये लेस देन 90 होंगे। तो सबसे बड़े एंगल के सामने सबसे बड़ी साइड होती है। इसलिए अब देखें x की वैल्यू x+1 x+2 हमें नहीं पता, तो मुझे क्या पता कि बड़ी साइड कौन सी है इन तीनों में से, तो कॉमन सेंस यहाँ यूज़ करनी है। अभी हमने x की वैल्यू फाइंड की नहीं है, करेंगे, लेकिन अगर आप देखें गौर से तो आपके पास जो वैल्यू बनती है, अगर x की वैल्यू 5 आती है तो 5+1 6, 5+2 7, तो x+2 वो बड़ी वैल्यू है। यानी जो भी x की वैल्यू आएगी जब उसमें 2 ऐड करेंगे तो वो इन तीनों में सबसे लार्जर वैल्यू कौन सी है, तो वो मैंने हाइपोटेन्यूस को दे दी, यानी x+2 आपकी हाइपोटेन्यूस है। अब चाहे तो आप बेस को x कह लें, चाहे परपेंडिकुलर को x+1 कह लें, इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, लेकिन लार्जर साइड आपकी हाइपोटेन्यूस बननी चाहिए। यह बहुत शुरू में ज़रूरी था इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, इसलिए मैंने बता दिया। अब आप लिखेंगे इन ट्रायंगल, इसका नाम भी लिख लें आप, चाहे बेशक ABC। इस ट्रायंगल का नाम देने के बाद आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब आपके पास क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकती है। हाइपोटेन्यूस जो है वो कौन है, x+2। मैंने भी बताया आपको कि क्यों मैंने x+2 लिखा, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है x+1 इसका स्क्वायर, प्लस लास्ट में आपके पास बेस कौन है, सिंपल x इसका स्क्वायर। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 11 में देखा था कि जब आपके पास ऐसे दो टर्म्स ऐड हो रही हो, उनका स्क्वायर ओपन हो रहा हो, तो कैसे ओपन होता है स्क्वायर, यानी आइडेंटिटी लगती है, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी, a² + 2ab + b²। तो यहाँ भी यही होगा, ये आपकी a है, ये b है, यहाँ पे आपका ये a है और ये b, ये तो सिंपल सी वैल्यू जैसी तरह ओपन हो जाएगी। तो x+2 का जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर + 2 × a × b प्लस लास्ट में b का स्क्वायर। बिल्कुल सिमिलरली जब इस तरफ आएंगे तो x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस आपके पास 2 × a × b और लास्ट में 1 का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी किसकी ओपन हुई है, x+1, और लास्ट में ये तो सिंगल टर्म है, इस पर आइडेंटिटी तो ओपन नहीं होनी, ये सिंपल x² की फॉर्म में ओपन हो जाएगा। दोबारा सुन लें, ये वैल्यू यहाँ लास्ट में लिखी गई है, बाकी ये आइडेंटिटी ओपन हुई है, आइडेंटिटी ओपन हुई है। अब इसको लिख लें, x का स्क्वायर ओपन हो गया, x² हो जाता है, 2 2s are 4, साथ में x प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, इज इक्वल टू x का स्क्वायर x² प्लस 2 1s are 2, साथ में वेरिएबल x प्लस 1 का स्क्वायर 1 और लास्ट में x²। अगेन क्वेश्चन नंबर 11 की तरह आप ये सारी टर्म्स उठा के एक तरफ ले आएँ ताकि आपके पास क्या बन जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लिखेंगे x² प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू, बल्कि इज इक्वल टू से पहले आप ये जब इधर जाएगी तो माइनस के x² माइनस का 2x माइनस का 1 और माइनस का x² इज इक्वल टू 0। यानी सारी टर्म उठा के हम वहाँ पे ले गए। अब देखें लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं, ये x² और ये x² तो कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का x² है माइनस का x², बात ही खत्म हो गई। अब आपके पास ये माइनस का x² रह गया, इसको अपने पास पहले लिख लें, माइनस का x² प्लस 4x माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 जाएँ तो 2x बचता है, बड़ी टर्म का साइन लगता है, प्लस का 2x आ जाएगा, ये भी अपने पास लिख लें। प्लस 4 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस बड़ी टर्म का साइन 4 में से 1 जाए तो 3 आता है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ इंटरेस्टिंगली आप बस क्या करना है, आपको इक्वेशन आने के बाद इससे पहले आपने क्या किया था, जहाँ कोई कोफिशिएंट ना हो 1 होता है, आप इसको ब्रेक डाउन कर लें, आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये तो आप अपने पास बना चुके हैं, इसकी वैल्यू आपको दोबारा चाहे तो आप लिख लेने दें, चाहे तो आप इसको रेस कर लें, बिकॉज ट्राइंगल आपके सामने अब वो जो स्केच है वो कंप्लीट है। अब जस्ट आपको x की वैल्यू चाहिए। मैं यहाँ पे एक लाइन लगा लेता हूँ और नेक्स्ट जितना भी आपका काम है वो मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और क्वेश्चन की समझ भी आ सके। नेक्स्ट क्या है, आपको जब ये आपने -1 इन वैल्यूज़ को निकाल लिया, ये माइनस इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी -1 मल्टीप्लाई होगा किससे, प्लस के 3 से, माइनस प्लस माइनस 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 का 3। अब आपको ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो -3 आए, प्लस करें तो प्लस माइनस करें तो 2 आए, तो वो फैक्टर यही है। अगर आप बड़ी टर्म का साइन, या बेसिक चीज़ें हैं बहुत दफ़ा सॉल्व कर चुके हैं पहले, इसलिए तो मैं काफ़ी एकदम तेज़ चल रहा हूँ और समझाने के तौर पे कि आपको जस्ट क्या करना है, इस +2 को, यानी आप बड़ी टर्म को देखते हुए जो प्लस का 3 और माइनस का 1 ये ऐसे नंबर हैं, अगर इन्हें मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस 3 1s are 3 माइनस का 3 प्लस माइनस करें, प्लस माइनस माइनस बड़ी टर्म का साइन 3 में से 1 जाएंगे तो प्लस का 2, यानी मिड टर्म बनती है। तो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपने क्या करना होता है, ये जो -x² लिखा हुआ है ये एज इट इज़, इसके साथ मिड टर्म की जगह ये माइनस का 1x
प्लस का 3x प्लस का 3 इक्वल टू 0, यानी आपने मिड टर्म, ये जो ऊपर आपका काम था ये आपका रफ वर्क का काम था, ये आपने पहले कर लिया, ये आपका अगला स्टेप है। अब आप क्या लिखेंगे, यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, माइनस का x, अंदर क्या आ जाएगा, ये वैल्यू x आ जाएगी, एक x पावर 2 थी ना, एक x बाहर चला गया, एक अंदर रह गया, बाहर माइनस कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज, ये x बाहर चला गया, अंदर 1 रह गया। सिमिलरली यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, अंदर आ जाएगा x, 3 1 जार 3 होता है, दो ब्रैकेट सेम आ गए, जो ब्रैकेट सेम आ जाए उसे हम एक बार लिखा करते हैं, और जो ब्रैकेट के बाहर रह जाए उसे हम एक बार लिखा करते हैं। यहाँ से आपके पास दोनों वैल्यूज़ आ गई, x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 3। अब इससे पहले आपने क्वेश्चन देखा, नाउ क्या मैंने बताया था, दोनों ब्रैकेट इक्वल टू 0 होती हैं, x प्लस 1 इक्वल टू 0 या माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। इस वैल्यू से अगर आप निकालेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा, ये प्लस का 1 वहाँ जाके माइनस 1 हो जाएगा, ये आप वैल्यू को ऐसे लिख लें, और यहाँ से ये माइनस का x उठा के वहाँ ले जाएँ तो 3 इज इक्वल टू पॉजिटिव x, यानी x की दो वैल्यू आ गई, एक x की वैल्यू है -1, एक x की वैल्यू है 3। इसके बाद आप ये जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है इसको रेज कर दें, और यहीं पे दोबारा जो नेक्स्ट बात है वो लिख लें कि हम क्या लिखने जा रहे हैं। जब x की वैल्यू आ जाए, मैंने क्या बताया था आपको, अब अपनी गिवन वैल्यूज के अंदर पुट किया करते हैं, एज वेरिएबल x हैज़ 2 वैल्यूज, फर्स्ट वी विल यूज़, कौन सी वैल्यू यूज़ करते हैं पहले, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 यूज़ करते हैं अगर हमारे पास, सो लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल ABC का नाम दिया था हमने, उस ट्राइंगल में 3 साइड्स थी ना हमारे पास, कौन कौन, x प्लस 1 x प्लस 2। अगर मैं x प्लस 1 की बात करता हूँ, x प्लस 1 जो मेरे पास लेंथ थी, x की जगह मैं x की वैल्यू -1 पुट करता हूँ, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 में से 1 गए 0। अगेन वही बात जो क्वेश्चन नंबर 11 में हमने देखी थी कि 0 आंसर आ गया, तो लिखेंगे एज x इज इक्वल टू -1 गिव्स 0 एंड लेंथ ऑफ ट्राइंगल, क्या कभी ट्राइंगल की लेंथ 0 हो सकती है, एंड लेंथ ऑफ ट्राइंगल कैन नेवर बी 0, सो वी रिजेक्ट x इज इक्वल टू -1। ये बहुत ज़रूरी है एंड में कॉन्सेप्ट ये कंप्लीट लिखना, कि क्योंकि हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आई थी, क्यों हम एक वैल्यू को ले रहे हैं, बिकॉज x इज इक्वल टू -1 जो है वो हमारी बात को जस्टिफाई नहीं कर रही। हमारी लेंथ जो आती है ट्राइंगल की, x प्लस 1 हमारे पास एक लेंथ है, x प्लस 2 दूसरी लेंथ है, यहाँ पे x है, जब x की जगह आप -1 पुट करिए, कभी लेंथ नेगेटिव हो सकती है, ना 0 होती है ना नेगेटिव होती है, लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो दैट मीन ये वाली वैल्यू हमारी जस्टिफाई नहीं है। अब इसके बाद अगली लाइन भी ज़रूरी है जो मैंने लिखवानी है आपको, वो भी आप अपने पास नोट डाउन कर लें कि आप लिखेंगे, इसको भी रेज कर लें क्योंकि ये आपने जस्ट ड्रॉ किया था क्वेश्चन को वहां पे दिखाने के लिए। सो वी विल टेक x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 लेंगे, और यही हमें x की वैल्यू चाहिए थी। अब चाहे तो आप x की वैल्यू 3 पुट करके चेक कर सकते हैं, x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये जो ट्राइंगल आपने बनाई थी, मैं दोबारा बना के दिखा देता हूँ आपको, राइट एंगल ट्राइंगल, कि आपके पास जो राइट एंगल ट्राइंगल बनी थी कुछ इस तरह की शेप में थी ना, आपके पास उसका आपको नाम दिया था A B और C। अब जब इसको आपने x कहा था तो x की वैल्यू 3 आ गई, तो ये 3 है, इसको आपने x प्लस 1 कहा था तो ये 4 हो गई और ये 5 हो गई, यानी x की वैल्यू 3 आने से आपकी ट्राइंगल कंप्लीट हो जाती है, x माइनस 1 आपकी वैल्यू को कंप्लीट नहीं करता, तो हम सो विल टेक x इज इक्वल टू 3, बिकॉज क्यों लेंगे हम, इट सेटिस्फाइज ओवर प्रॉब्लम, कि ये जो हमारी प्रॉब्लम है गिवन, जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, ये हमारी प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करता है, तो हमारे पास जो x इज इक्वल टू 3 होगा ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि यही हमें कहा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। आई होप कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा डिटेल था क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर भी, और स्पेशली 11-12 में तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, उसका आपने फिर फैक्टराइजेशन करने के बाद आपके पास x की वैल्यू आती है, काफ़ी डिटेल में आपने चीज़ों को देखा। आई होप मैंने काफ़ी ज़्यादा लेंथी समझाया है, ऑल्दो कुछ चीज़ें इतनी बेसिक थी जो आपने पहले सॉल्व की हुई हैं, स्टिल यही था कि कुछ बच्चों को डिफिकल्टी आती है जिन्होंने पहले वो नहीं इतना अच्छा समझा होता, उनको समझिए तो उनको तक ये चीज़ क्लियर हो जाए। जितने भी कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका होगा, स्टिल कोई ऐसी बात, कोई क्वेश्चन वाइज जो अपनी चीज़ पूछनी हो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।